ये घटना 2013 की है, जब मैं कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट के इलाके में एक पुराने हॉस्टल में रह रहा था। यह हॉस्टल ब्रिटिश काल का था, बेहद पुराना और विशाल। ऊंची छतें, लंबे गलियारे और लकड़ी के दरवाजे जो हल्की हवा में भी चरमराने लगते थे। शुरुआत में ये जगह नई थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे अजीबोगरीब अनुभव होने लगे, जिन्हें मैं नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, पर वहां कुछ ऐसा था जिसके वजह से मैं ऐसा करने में नाकाम रहा। उस हॉस्टल का माहौल दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वहां की फिजा बदल जाती थी। हल्की सी भी आवाज कानों में ऐसी गूंजती थी जैसे वहां कुछ हो ही ना, और गलियारे में अंधेरा एक अजीब सा सिरहन पैदा कर देता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां इतने छात्रों के होते हुए भी अजीब सी चुप्पी होती थी। उस दौरान मैं 2 और छात्रों के साथ एक कमरे में रह रहा था जो मुझसे सीनियर थे, इसलिए अक्सर वो पढ़ाई या दोस्तों के साथ घूमने की वजह से अक्सर बाहर रहते थे। इसलिए ज्यादातर वक्त मैं रातों में अकेला ही उस कमरे में रहता था। शुरुआत में ये सब मुझे आम लग रहा था, यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में मुझे इन सब की आदत हो गई थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद मुझे कुछ होने लगा। मैंने गौर किया कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, तब कोई मेरा नाम धीरे से पुकारता है। हालांकि ये फुसफुसाहट इतनी धीमी होती थी कि मैं कई बार सोचता था कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन जब ये हर रात होने लगे तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। यहाँ तक कि ये सब उन रातों को भी होता था जब मेरे रूममेट बाहर नहीं जाते थे। पर इसमें हैरानी की बात ये थी कि वो पुकार मेरे अलावा किसी को सुनाई नहीं देता था। मैं जब भी उनसे किसी आवाज की बात करता, वो ये कहकर इनकार कर देते कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद उड़ा दी। उस रात दरअसल मैं सो रहा था, पर नींद कच्ची होने के कारण तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के पास कोई जानवर आ गया है, क्योंकि मुझे बहुत सारा बाल महसूस हो रहा था और साथ में किसी के हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। हालांकि आंखें मैंने तब खोली जब मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ है। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि वो किसी जानवर या इंसान का तो नहीं लग रहा था। इसलिए मैं झट से उठा और कमरे की लाइट्स जला दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरे दोनों रूममेट गहरी नींद में थे, जिसे देखकर और अभी क्या हुआ है वो सोचकर मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सनसनी फैल गई थी। उस रात मैं पूरी तरह जागता रहा, आंखों में डर और दिमाग में अनगिनत सवाल थे। मैंने सोचा कि क्या ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है या फिर इस जगह से जुड़ी कोई अनकही बात। ऐसा सोचते हुए मुझे इन सब का कारण वहां का पुराना कब्रिस्तान लगा। दरअसल हमारे हॉस्टल के पीछे थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में सभी छात्रों को पता तो था, लेकिन किसी ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा था। बाकी सभी लोग तो आराम से थे। मैं ही एक ऐसा था जिसे रात में किसी की आहट सुनाई देती थी। मैं ही था जो किसी की परछाई देख रहा था। वो मैं ही था जिसे हर रात एक अनजाना डर सताने लगता था। हालांकि अगले कुछ रातों तक मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं इन सबको इग्नोर करूंगा, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। असल में आधी रात के करीब जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने अचानक से अलमारी के अंदर से खटखट की आवाज आते हुए सुनी, जिसको सुनते ही मैं घबरा गया, क्योंकि वो आवाज ऐसा था जैसे कोई हाथों से उस दरवाजे को पीट रहा हो।
पर इसमें हैरानी की बात यह थी कि वो अलमारी इतना बड़ा नहीं था कि वहां कोई छोटा लड़का भी घुस सके। पर वो खटखट की आवाजें वो बंद नहीं हो रही थी, इसलिए मैं हिम्मत करके अलमारी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे मैंने अलमारी को खोला, उसमें सिवाय कुछ कपड़ों के और कुछ नहीं था। मैं जितना इन जैसी घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश करता, ये घटनाएं उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कभी मेरे बैग की जिप अपने आप खुल जाती, कभी मेरी किताबें अपने आप जमीन पर गिर जाती। फिर एक रात मुझे सबसे डरावना अनुभव हुआ। मैं कमरे में अकेला था और मेरे रूममेट कहीं बाहर गए हुए थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास आकर धीरे से कुछ कह रहा है। वो आवाज इतने नजदीक से आ रही थी कि मैं तुरंत झटके से उठ बैठा और तभी कमरे के कोने में अलमारी के पास मुझे एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मैं उन्हें सुन पा रहा था, पर डर के मारे मैं हिल नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही पलों में वो परछाई धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ बढ़ने लगी। मैं चीखना तो चाहता था, मगर मेरा गला इतना सूख चुका था कि मैं चीख नहीं पाया। फिर देखते ही देखते वो परछाई इतने करीब आ गई कि वो अब मुझसे कुछ ही हाथों की दूरी पर थी, जिसे इतने करीब देखकर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। हालांकि मेरे दाएं हाथ के पास ही लाइट्स की स्विच थी, लेकिन मैं इस डर से हिल भी नहीं पा रहा था कि कहीं वो परछाई मुझे हिलता देखकर मुझ पर हमला ना कर दे। पर कुछ ही पलों के बाद एक पल ऐसा आया जब मुझसे और रहा नहीं गया, इसलिए मैंने जो होगा वो देखा जाएगा सोचकर जल्दी से लाइट्स को ऑन कर दिया, जिसके ऑन होते ही न जाने वो परछाई आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गई। अब ये कोई इत्तेफाक था या कुछ और, ये तो मुझे नहीं पता, पर उस रात के बाद वहां पर रुकना मैंने और ठीक नहीं समझा। इसलिए मैंने अगले ही दिन हॉस्टल के वार्डन से बात की और कमरा बदलने की अर्जी डाल दी। हालांकि उन सभी घटनाओं के बाद भी मैं उसी हॉस्टल में रह रहा था, पर कमरा बदलने के बाद मैंने दोबारा उन चीजों को नहीं देखा जो मैं उस कमरे में देखता था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। मुझे इन सब पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन जब मेरी बहन ने वो पायल पहनी तो सब बदल गया। ये बात 2007 की है। तब गर्मियों के दिन थे और रातें उमस भरी हुआ करती थी। उस समय हमारे गांव के ठीक बाहर, जहां बबूल के पेड़ घने थे, वहां एक पुराना कुआं हुआ करता था। लोग कहते थे कि वो कुआं बहुत पुराना है और उसके पास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। हालांकि मेरी बहन राधा को इन सब बातों में कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस दिन जब वो खेतों के रास्ते वापस लौट रही थी, तब उसे उस रास्ते में वो पायल मिली। चमकती चांदी जैसी बहुत ही आकर्षक दिखने वाली पायल। इसलिए राधा ने उसे उठाया और उसे घर ले आई। लेकिन उस वक्त वो अकेली नहीं थी। उस रात के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। राधा पहले की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। वो अब हमेशा गुमसुम रहती थी। न जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसके आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे और वो हमेशा थकी हुई महसूस होती थी। माँ ने सोचा कि ये गर्मी और खेतों में काम करने का नतीजा होगा, लेकिन असल बात कुछ और है। इस बात का हमें भनक भी नहीं था। हर रात जब सब सो जाते, तब अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी छनछनाहट की आवाज गूंजने लगती। पायल की आवाज हल्की
मगर बिल्कुल साफ। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है, तो कभी ऐसे कि कोई एक ही जगह पर खड़े होकर पायल को हिला रहा है। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो एहसास हुआ कि वो आवाज राधा के कमरे से ही आ रही थी। जब मैं उसके कमरे में गया तो उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी और उसी बीच राधा बिस्तर पर लेटी थी, मगर उसकी देह अजीब सी अकड़ी हुई लग रही थी, जैसे कोई उसे जकड़े हुए हो। पर उसके पैरों में पहनी पायल वो धीरे धीरे हिल रही थी। उसी बीच वहां के हवा में मुझे हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, मगर शब्द इतने साफ नहीं थे कि मैं उन्हें समझ सकूं। इस अजीब से एहसास के बारे में मैंने राधा से भी बात की, पर अगली सुबह जब मैंने राधा से पूछा कि उसने रात को कुछ महसूस किया था या नहीं, तो उसने केवल सिर हिलाया और कहा कि कुछ भी नहीं। मगर कुछ ही दिनों बाद हालत और भी अजीब हो गए। माँ ने भी महसूस किया कि राधा अब पहले जैसी नहीं रही। वो खाना बहुत कम खाने लगी और कई बार वो बिना वजह दीवारों को घूरती रहती। एक दिन राधा खिड़की के पास बैठी थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने नाम तो पुकारा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि वो होश में ही नहीं थी। इसलिए मैं उसे होश में लाने के लिए आगे बढ़ा, पर जब मैंने उसकी कलाई को छुआ तो मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई, क्योंकि उसकी त्वचा वो बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर उसने धीरे धीरे मेरी ओर सिर घुमाया। उसकी आंखें वे वैसी नहीं थी जिन्हें मैं जानता था। वे सूनी और बुझी हुई थी। उन आंखों के बीच उसकी हल्की मुस्कान बहुत ही अजीब लग रही थी, कुछ ऐसा जो इंसान के चेहरे पर नहीं होना चाहिए। उसे देखकर मेरे भीतर एक अजीब सा डर दौड़ने लगा, इसलिए मैं धीरे धीरे पीछे हटना ही सही समझा। पर तभी कमरे के कोने में हल्की सी सरसराहट हुई, लेकिन जब मेरी नजरें वहां गई तो कुछ पल के लिए लगा कि कोने में कोई खड़ा है, एक धुंधली और काली परछाई। मगर जैसे मैंने पलक झपकाई वहां कुछ भी नहीं था। ठीक उसी रात घर में एक और भयानक घटना हुई। रात में सो जाने के बाद राधा के कमरे से फिर से मुझे हल्की सी सिसकियां की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मुझे वो दृश्य याद आ गया जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। इसलिए मैं घबराते हुए धीरे धीरे उसके कमरे के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरारों से हल्की रोशनी छन रही थी। मुझे लगा कि शायद वो जाग रही होगी, लेकिन जब मैंने अंदर झांका तो वो तो सो रही थी। मगर वहां पर कुछ ऐसा देखकर मेरी सांसें थम गई, क्योंकि कमरे के कोने में राधा के पलंग के पास कोई खड़ा था। ये देखकर मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं देख सकता था कि वो आकृति पूरी तरह से काली है, जैसे वो कोई परछाई हो। मगर ये कोई आम परछाई नहीं थी, ये अपने आप ही हिल रही थी। ये देखकर उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने ये सब अपने माँ को बता दिया। अब हालत ऐसी हो गई थी कि बिना कुछ कहे रहना नामुमकिन था। माँ ने गांव के एक ऐसे बुजुर्ग से बात की जो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। उन्होंने हमारी बातें सुनकर ये सलाह दी कि हमें तुरंत वो पायल घर से बाहर फेंक देनी चाहिए, क्योंकि वो पायल किसी ऐसे की है जो इस दुनिया की अब नहीं है। इस बारे में हमें गांव के उस बुजुर्ग से ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर उस वक्त उसकी बातों को मानना ही हमें ठीक लगा। लेकिन जब हम राधा के कमरे में पहुंचे तो पायल वहां नहीं थी। राधा बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें वो सूखी और बुझी हुई थी। जब माँ ने उससे पूछा कि पायल कहाँ है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मगर तभी
कमरे के कोने में छनछनाहट की आवाज सुनाई दी, इसलिए मेरी नजरें तुरंत उधर गई अंधेरे कोने में जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती थी। पर वहां मैंने कुछ हलचल होते हुए देखा। अचानक वो पायल अपने आप जमीन पर गिर गया और राधा ने एक लंबी दर्द भरी चीख मारी। उसकी आंखें उलट गई और उसका शरीर झटके से कांपने लगा। राधा को इस हालत में देखकर मां रोने लगी, लेकिन मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ा और पायल को उठाकर बाहर की ओर दौड़ा। मैंने सुना कि पीछे मां राधा को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, छन छन की आवाज। मैं दौड़ता हुआ उसी पुराने कुएं के पास पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। मेरे हाथ में पायल बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी, जैसे वो किसी मरे हुए इंसान की चीज हो। बिना कुछ सोचे मैंने पूरी ताकत से उसे कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद पल भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर कुएं से एक ऐसी चीख निकली जिसे सुनकर मेरा खून जम गया, क्योंकि ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ये गहरी, भयानक और बेहद ही खौफनाक थी। जब मैं घर वापस लौटा तब राधा होश में आ चुकी थी। उसकी आंखें फिर से पहले जैसी हो गई थी, मगर वो बेहद कमजोर लग रही थी, जिसे देखकर मां ने उसे गले से लगा लिया। उस रात के बाद पायल की छनछनाहट हमारे घर में हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि संतोष जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा।